हाय गाइस। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के लेक्चर सीरीज में हम लोग आज स्टडी करते हैं सेक्शन 34 से लेके 35B तक। तो आइए देखा जाए कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 34 से लेके 35B तक में क्या प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं सेक्शन 34। तो आइए देखा जाए सेक्शन 34 में क्या लिखा गया है। सेक्शन 34 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड बात करता है इंटरेस्ट की, यानी कि ब्याज की। वेयर इन सो फॉर एज अ डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी द कोर्ट में इन द डिक्री ऑर्डर interest at such rate as the court deems reasonable to be paid on the principal sum adjudged from the date of the suit to the date of the decree। यानी कि कहाँ से कहाँ तक? From the date of the suit and from the date of the decree। फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री, इसको हम हाईलाइट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री। एडिशन टू एनी इंटरेस्ट एडजस्ट ऑन सच प्रिंसिपल सम फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। एडिशन भी लगा सकता है, एडिशनल इंटरेस्ट यदि उसको लगाना है प्रायर टू द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट विथ फर्दर इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 6% पर एनम। ये दर हम लोगों को याद रखनी है जो 6% की है। ये प्री के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। per annum as the court deems reasonable on such principal sum from the date of the decree to the date of the payment or to such earlier date as the court thinks fit। यानी कि जहाँ और जहाँ तक की डिक्री किसी मनी के पेमेंट के लिए है, न्यायालय डिक्री में यह आदेश दे सकेगा कि न्याय निर्णीत मूल राशि पर किसी ऐसे ब्याज के अतिरिक्त जो ऐसे मूल राशि पर वाद संस्थित किए जाने से पूर्व किसी अवधि के लिए न्याय निर्णीत हुआ है, वाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक, ऐसी दर से जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे, ऐसी मूल राशि पर डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसी पूर्वोत्तर तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे, 6% वार्षिक दर से अनधिक, ऐसी दर से जो न्यायालय ठीक समझे आगे के ब्याज सहित दिया जाए, ऐसा आदेश कर सकता है। Provided that where the liability in relation to the sum so adjudged has arisen out of a commercial transaction, the rate of such further interest may exceed 6% per annum but shall not exceed the contractual rate of interest where there is no contractual rate at which money or lent or advanced by nationalized bank in relation to the commercial transaction। यानी कि प्रोविजो दिया गया है कि यदि ऐसी डिसीजन किसी कमर्शियल ट्रांजैक्शन के उपरांत आ रहा है, चाहे उस केस में आ रहा है, तब इंटरेस्ट 6% से एक्सीड कर सकता है, बट शैल नॉट एक्सीड द कंट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन यदि पक्षकारों के मध्य कोई कंट्रैक्चुअल इंटरेस्ट रेट फिक्स की गई है तब उससे अधिक नहीं होगी, अथवा यदि कोई कंट्रैक्चुअल इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं किया गया है तब ऐसा रेट लगाया जा सकता है इंटरेस्ट का जो नेशनलाइज्ड बैंक कमर्शियल ट्रांजैक्शन के दौरान
देते हैं, यानी कि जो बैंक ब्याज लगाता है, कौन सा बैंक? नेशनलाइज्ड बैंक। किस ट्रांजैक्शन में? कमर्शियल ट्रांजैक्शन में। तो उस दशा में 6% से एक्सीड कर सकता है। दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं सेक्शन 34 में, तो हम लोग दोनों एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन बात करता है, इन दिस सबसेक्शन नेशनलाइज्ड बैंक means a corresponding new bank as defined in the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970। यानी कि जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसके तहत जो नए करस्पॉन्डिंग बैंक हैं जो परिभाषित किए गए हैं, किसमें? बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 में, वो भी आते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन बात करता है, for the purposes of this section, a transaction is a commercial transaction if it is connected with the industry, trade or business of the party incurring the liability। यानी कि स्पष्टीकरण दो बात करता है कमर्शियल ट्रांजैक्शन की। तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है कि इफ़ इट इज़ कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस ऑफ द पार्टी इनकरिंग द लायबिलिटी, यानी कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई संव्यवहार वाणिज्यिक संव्यवहार होता है यदि उससे जो दायित्व उत्पन्न होते हैं वो किन्हीं पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होते हैं जो किसी उद्योग, व्यापार या कारोबार से संबंधित हैं, जो किसी इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस से संबंधित है। सब सेक्शन 2 बात करता है सेक्शन 34 का कि वेयर सच अ डिक्री इज साइलेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट ऑन सच प्रिंसिपल सम फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री टू द डेट ऑफ द पेमेंट और अदर अर्लियर डेट, द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू हैव रिफ्यूज्ड सच इंटरेस्ट and a separate suit therefore shall not lie। यानी कि जहां ऐसी मूल राशि पर जिस वक्त कोर्ट डिक्री पास कर रहा है, डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या अन्य पूर्वोत्तर तारीख तक आगे के ब्याज के संदाय के संबंध में ऐसे डिक्री में कोई बात नहीं लिखता है, या इंटरेस्ट के संबंध में डिक्री मौन है, साइलेंट है, तब वहाँ यह समझा जाएगा कि न्यायालय ने ऐसे ब्याज दिलाने से इनकार कर दिया है और उसके लिए वह पक्षकार सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकता है। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया सेक्शन 34 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, जो बात करता है इंटरेस्ट की। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 35 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, जो बात करता है कॉस्ट की। कॉस्ट मीन्स खर्चे। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड, द कॉस्ट ऑफ एन इंसिडेंट टू ऑल सूट्स शैल बी in the discretion of the court, and the court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid, and to give all necessary direction for the purposes aforesaid। The fact that the court has no jurisdiction to try the suit shall be no bar to the exercise of such power। यानी कि ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के जो प्रिस्क्राइब्ड हैं या फिर उस वक्त लागू हैं, किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी वादों के और उनसे आनुषंगिक खर्चों का दिलाना न्यायालय के विवेकाधिकार में होगा, उसके डिस्क्रिप्शन पर होता है। और न्यायालय को यह अवधारण करने की कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा या किस संपत्ति में से और कितने तक दिए जाने हैं,
और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक निर्देश देने की पूरी शक्ति होगी। यह तथ्य कि न्यायालय को वाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए वर्जन नहीं होगा। और दूसरा सबसेक्शन बात करता है सेक्शन 35 का कि where the court directs that any cost shall not follow the event, the court shall state its reason in writing। यानी कि जहां न्यायालय यह निर्देश देता है कि खर्चे परिणाम के अनुसार नहीं दिए जाएंगे, तो वहां न्यायालय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। अर्थात यदि कोर्ट जो है कॉस्ट नहीं फॉलो कर रहा है, तब द कोर्ट शैल स्टेट इट्स रीजन इन राइटिंग, यानी कोर्ट उस रीजन को लिखित में देगा। अब हम लोग सेक्शन 35A में आते हैं, जो बात करता है कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम्स और डिफेंसेस। यानी कि क्या कंपनसेटरी कॉस्ट दिए जाएंगे, किस केस में? फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम्स और डिफेंस के केस में। तो ये सेक्शन 35A बात करता है सिविल प्रोसीजर कोड का। इफ एनी सूट और अदर प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग एन एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग बट एक्सक्लूडिंग एन अपील और रिवीजन, बट एक्सक्लूडिंग एन अपील और a revision. Any party objects to claim or defense on the ground that the claim or defense or any part of it is as against the objector false or vexatious to the knowledge of the party. False or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward, and if thereafter as against the objector such claim or defense is disallowed, amended or withdrawn in whole or in part, the court, if it so thinks fit, may after regarding its reasons for holding such claims or defense to be false or vexatious, may order for the payment to the object of any of the party by whom such claim or defense has been put forward of cost by way of compensation। यानी कि यदि किसी वाद में या किसी कार्यवाही में जिसके अंतर्गत निष्पादन कार्यवाही भी आती है, किंतु इसमें अपील या पुनरीक्षण नहीं आता है, कोई पक्षकार दावे या प्रतिरक्षा के बारे में इस आधार पर आक्षेप करता है, इस आधार पर ऑब्जेक्ट करता है कि दावा या प्रतिरक्षा या उसका कोई भाग जहाँ तक कि वह आक्षेपकर्ता के विरुद्ध है, वहाँ तक उस पक्षकार के ज्ञान में मिथ्या या तंग करने वाला है जिसके द्वारा वह किया गया है, और तत्पश्चात यदि ऐसा दावा या ऐसी प्रतिरक्षा वहाँ तक पूर्णतः या भागतः नामंजूर, परित्यक्त या विड्रॉ कर ली जाती है जहाँ तक वह आक्षेपकर्ता यानी ऑब्जेक्टर के विरुद्ध है, तो न्यायालय यदि यह ठीक समझता है तो ऐसे दावे या प्रतिरक्षा को मिथ्या या तंग करने वाले ठहराने के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात यह आदेश कर सकेगा कि जो आक्षेप करने वाला व्यक्ति है उसको आक्षेपकर्ता को प्रतिकर के रूप में खर्च का संदाय वह पक्षकार करे जिसके द्वारा ऐसा दावा या प्रतिरक्षा की गई थी। दूसरा सबसेक्शन बात करता है नो कोर्ट शैल मेक एनी सच ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट एक्सीडिंग 3000 रुपीज और एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ इट्स पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन विच एवर अमाउंट इज लेस। यानी कि यहाँ हम लोगों को सेक्शन 35A में 3000 अमाउंट को याद रखना है, किसके लिए? प्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिलिमिनरी से,
क्योंकि यह प्रिलिमिनरी में पूछा जा सकता है कि कितना कंपनसेटरी कॉस्ट कोर्ट लगा सकेगा 35A में, किस केस में, फॉल्स और वैक्सेसियस क्लेम और डिफेंस में, तो वह 3,000 रुपया होगा, अथवा or exceeding the limits of pecuniary jurisdiction whichever amount is less, provided that where the pecuniary limits of the jurisdiction of any court exercising the jurisdiction of a court of small causes under the Provincial Small Causes Courts Act 1887 or under a corresponding law in force in any part of India to which the said act does not extend and not being a court constituted under such act or law or less than 250 rupees, the High Court may empower such court to award as cost under this section the amount not exceeding 250 rupees and not exceeding those limits by more than 100 rupees. यानी कि याद रखने के लिए हम लोगों को जो है ये सेक्शन 35A में कि कोई भी न्यायालय 3,000 रुपये की रकम और अपनी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक की रकम से जो भी रकम कम हो उससे अधिक रकम के संदाय के लिए कोई ऐसा आदेश नहीं करेगा। यानी कि जो कंपनसेटरी अमाउंट है वह मैक्सिमम 3,000 रुपीज़ तक हो सकेगी। Provided further that the High Court may limit the amount which any court or class of the court is empowered to award as cost under this section. यानी कि यदि उच्च न्यायालय ऐसी रकम को परिसीमित कर सकेगा जैसे कोई न्यायालय या न्यायालयों का ऐसा वर्ग इस धारा के अधीन खर्च के रूप में अधिनिर्णित करने के लिए सशक्त है। तीसरा सब सेक्शन बात करता है सेक्शन 35A ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड का कि नो पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर दिस सेक्शन shall by reason thereof be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defense made by him। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश किया गया है इस कारण से कोई छूट किसी ऐसे आपराधिक दायित्व से नहीं पाएगा जो उसके द्वारा किए गए किसी दावे या प्रतिरक्षा के संबंध में है। यानी कि सेक्शन 3 सेक्शन 35A सिविल प्रोसीजर कोड बात करता है कि नो पर्सन अगेंस्ट whom an order has been made under this section shall by reason thereof be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defense made by him। यानी कि यदि उसकी क्रिमिनल लिएबिलिटी किसी एक्ट के तहत बनती है तो 35A के तहत यदि उसके ऊपर ऐसा कुछ कंपनसेटरी अमाउंट पे करने के लिए आदेश किया गया है तो उसकी क्रिमिनल लिएबिलिटी को एब्जॉर्व नहीं करती है। यानी कि पार्टी चाहे तो उसके ऊपर आपराधिक वाद भी ला सकती है। चौथा सबसेक्शन बात करता है कि द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन in respect of a false or vexatious claim or defense shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defense। अर्थात किसी मिथ्या या तंग करने वाले दावे या प्रतिरक्षा के संबंध में इस धारा के अधीन अधिनिर्णित किसी प्रतिकर की रकम को ऐसे दावे या प्रतिरक्षा के संबंध में नुकसानी या प्रतिकर के लिए किए गए किसी पश्चातवर्ती वाद में हिसाब में लिया जाएगा। द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन awarded under this section in respect of a false or vexatious claim or defense shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defense। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 35A देखा। अब हम लोग सेक्शन 35B देख लेते हैं जो बात करता है कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले।
यानी कि विलंब कारित करने के लिए खर्चा, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। इफ on any date fixed for the hearing of a suit or for taking any step therein, a party to the suit fails to take the step which he was required by or under this code to be taken, code to take on that date, B. Obtain an adjournment for taking such a step or for producing evidence or on any other ground. The court may, for reason to be recorded, make an order requiring such party to pay the other party such cost as would, in the opinion of the court, he reasonably sufficient to reimburse the other party. B. Sufficiently reimbursed to the other party in respect of the expenses incurred him on attending the court on that date and payment of such cost on the next following the date of such orders shall be a condition precedent to the further prosecution of। अर्थात यदि किसी वाद की सुनवाई के लिए या उसमें कोई कार्यवाही करने के लिए नियत किसी तारीख को वाद का कोई पक्षकार कार्यवाही करने में जो उस तारीख को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन करने के लिए अपेक्षित था असफल रहता है, अथवा ऐसी कार्यवाही करने के लिए या साक्ष्य पेश करने के लिए या किसी अन्य आधार पर स्थगन अभिप्राप्त करता है, तो न्यायालय ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसे पक्षकार से दूसरे पक्षकार को ऐसे खर्चों का जो न्यायालय की राय में दूसरे पक्षकार को उसके द्वारा उस तारीख को न्यायालय में हाजिर होने में उपगत व्ययों की बाबत प्रतिपूर्ति करने के लिए कोई युक्तियुक्त रूप में पर्याप्त हो संदाय करने की अपेक्षा करने वाला आदेश कर सकेगा, और ऐसे आदेश की तारीख के ठीक बाद की तारीख को ऐसे खर्चों का संदाय यदि वादी को ऐसे खर्चों का संदाय करने का आदेश दिया गया था तो वादी द्वारा वाद या प्रतिवादी को ऐसे खर्चे का संदाय करने के लिए आदेश दिया गया था तो प्रतिवादी द्वारा प्रतिरक्षा में आगे कार्यवाही करने के लिए पूर्वभाव्य शर्त होगी कि वह पहले पेमेंट करे, उसके बाद मुकदमे को आगे बढ़ाए। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 35B का, जो मार्क करता है कि वेयर सेपरेट डिफेंसेस हैव बीन रेज्ड बाय द डिफेंडेंट और ग्रुप ऑफ डिफेंडेंट, पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट shall be a condition precedent to the further prosecution of the defense by such defendant or groups of defendant as have been ordered by the court to pay such cost। अर्थात जहाँ प्रतिवादियों या प्रतिवादियों के समूहों द्वारा पृथक पृथक प्रतिरक्षाएं की गई हैं, वहाँ ऐसे खर्चों का संदाय ऐसे प्रतिवादियों या प्रतिवादियों के समूहों द्वारा जिन्हें न्यायालय द्वारा ऐसे खर्चों का संदाय करने का आदेश दिया गया है या प्रतिरक्षा में आगे की कार्यवाही करने के लिए पूर्वभाव्य शर्त होगी। और वहीं सबसेक्शन 2 बात करता है कि द कॉस्ट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट इफ पेड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट awarded in the decree passed in the suit, but if such costs are not paid, a separate order shall be drawn up indicating the amount of such cost and the names and addresses of the person by whom such costs are payable, and the order so drawn up shall be executable against such persons। अर्थात ऐसे खर्चे जिनका धारा 1 के अधीन संदाय किए जाने का आदेश किया गया है, यदि उनका संदाय कर दिया गया है तो उस वाद में पारित डिक्री में अधिनिर्णित किए गए खर्चों में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे,
किंतु यदि ऐसे खर्चों का संदाय नहीं किया गया है तो ऐसे खर्चों की रकम और उन व्यक्तियों के नाम और पते जिनके द्वारा ऐसे खर्चे देने थे, पे करने थे, उपदर्शित करने वाला पृथक आदेश किया जाएगा और ऐसे तैयार किए गए आदेश का ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध निष्पादन कराया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि क्या सेक्शन 35B में है, क्या सेक्शन 35A में है, क्या बात करता है अपना सेक्शन 34 और 34 के क्या क्या प्रोविज़न थे वो हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग देखते हैं और भी जो रेलेवेंट, जो एग्ज़ाम के लिए हमारे सेक्शन ज़रूरी हैं सिविल प्रोसीजर कोड के। अगले लेक्चर में हम लोग उनका अध्ययन करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो बने रहिए हमारे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के लेक्चर सीरीज के साथ जो बेयर एक्ट पे स्पेशली चल रहा है। और बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।